नमस्कार। WYF मीडिया रजिस्टर्ड के चैनल इंडिया मोबाइल न्यूज़ के लिए मैं अमन कौशिक इस समय भिवानी की शख्सियत श्री विष्णु केडिया जी के निवास पर हूं। आज इन्होंने WYF मीडिया को आमंत्रित किया है कुछ देश के जो राजनीतिक हालात हैं उन पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए। इन्होंने आज हमें सेवा का अवसर दिया है, बुलाया है। केडिया जी, आपने आज सुबह सुबह हमें फ़ोन करके बुलाया है, तो दर्शक आपके सामने हैं। आप जो भी बात हमारे दर्शकों के समक्ष रखना चाहते हैं, हमारी जो राजनीतिक पार्टियां उनके समक्ष रखना चाहते हैं, आपके विचारों का स्वागत है। सबसे पहले तो अमन जी, मैं आपका यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ और आपके माध्यम से मैं इस चैनल के दर्शकों को भी और इस देश की जो तमाम राजनीति है और राजनेता हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं चाहे अपोजिशन पार्टी के हैं, उन सब का आह्वान करने के लिए आपको बुलाया है कि इस कोरोना वायरस महामारी के दौर को चलते हुए 1 महीना 6 दिन के नज़दीक हो चुके हैं। तो अमन जी, आप और देश के प्रधानमंत्री और अपोजिशन पार्टियां खास तौर पर यह जान लें कि अगर दूध को भी लंबे समय तक रख दिया जाए तो उसमें खटास आ जाता है और वो फट जाता है, उसमें विकार आ जाता है। तो आज सत्तारूढ़ पार्टी को निर्बाध रूप से कार्य करते हुए 1 महीना 6 दिन हो चुके हैं और इन 1 महीना 6 दिन के अंतराल में काफ़ी इस प्रकार के विकार उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि देश की राजनीति में सभी नेता नरेंद्र मोदी जैसे ईमानदार नहीं हो सकते, लेकिन उनकी ही टीम के बहुत से साथी व्यापार को बढ़ावा दे करके इस महामारी में खास तौर से डॉक्टरों के लिए जो PPE किट बनती है उसमें, मास्क वगैरह में और मेडिकल उपकरण हैं उनमें, और भी बहुत सी जो सरकार ने मदद की स्कीमें चलाई हैं उनमें बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। और पॉलिटिकल पार्टियां जो अपोजिशन में है वो जो आज चुप बैठी हैं ये सोच करके कि इस विपदा की घड़ी में हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, मैं आह्वान करता हूं सभी पॉलिटिकल पार्टियों का, सभी विपक्षी पार्टियों का, कि इस मुसीबत की घड़ी में जो हमें चुप रहने का समय था वो जा चुका है। अब अगर इस दूध को आग पर उबाला नहीं गया तो इस दूध में विकार आ चुका है और ये फट जाएगा। इसलिए आप लोग खुल करके आगे आएं और अब तक की जो सरकार की उपलब्धियां रही हैं और जो खामियां रही हैं उन पर एक स्वस्थ आलोचना के माध्यम से सरकार को सजग करें, जागरूक करें। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको राजनीति में नहीं रहना चाहिए। ये पीरियड जो है कोई छोटा पीरियड नहीं है, 1 महीना 6 दिन के करीब बीत चुके हैं। अगर आज इस बात का समय रहते हुए विश्लेषण नहीं किया गया कि किन किन लोगों ने इस देश को इस पीरियड के दौरान दिमक बन करके चाटा है और बाहरी धन अर्जित भ्रष्टाचार के माध्यम से किया है, सरकारी योजनाओं को नुकसान पहुंचाया है, आपको खास तौर पर इसीलिए मैंने बुलाया है कि पॉलिटिकल पार्टियां जो अपोजिशन की हैं उनके लिए ये दौर जो है कि नहीं आ चुका है, वो समय आ चुका है जब वो सरकार की अगर कोई कमियां रही हैं तो उनकी एक स्वस्थ आलोचना, बेकार की आलोचनाओं में मैं विश्वास नहीं रखता, लेकिन स्वस्थ आलोचना करनी ही चाहिए। और मैं अपनी तरफ से जो कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, देश की सत्तारूढ़ पार्टी को, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस महामारी के चलते किसान वर्ग जहां मुसीबत में रहा है उसको अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों की कमी का सामना करना पड़ा है,
मगर आर्थिक तौर से किसान को नुकसान लगभग नहीं हुआ है, उसको परेशान होना पड़ा है। उनके घर जो सामान्य समय में 2 लोग होते थे और मजदूरों से वो पकी हुई फसल की कटाई करवाते थे, आज उनके सारे परिजन वायरस के चलते घर में थे और उन्होंने कार्य किया और खेतों में अपना अनाज घर लेकर के आ गए। देश के लिए ये बड़ा योगदान किसानों ने दिया है, उसके लिए साधुवाद करना चाहता हूँ। जहाँ तक मजदूरों का प्रश्न है, सरकार ने मजदूरों के प्रश्न की समस्याओं के लिए, उनको भूख मरने से बचाने के लिए काफ़ी योजनाएं चलाई और उस योजनाओं का लाभ मजदूरों को मिला। मगर इन योजनाओं में काफ़ी घपला हुआ है और उस घपले की जांच भी की जाना जरूरी है। और सबसे ज़्यादा नुकसान जिस वर्ग का हुआ है उसकी तरफ सरकार ने आज एक शब्द भी नहीं इस्तेमाल किया है, ना ही उनके लिए कोई कार्रवाई की है, ना ही कोई ठोस कदम उठाया है। इस देश का व्यापारी वर्ग जो खास तौर से कमज़ोर व्यापारी है, जिसके पास किराए की दुकान है, ब्याज का रुपया है, उस व्यापारी के जुम्मे सरकार ने कर्मचारियों का वेतन देना भी जुम्मे लगाया है। ये बड़ा ही निंदनीय है, अशोभनीय है, शर्मनाक है। मैं सरकार से अपील करता हूं कि जिन दुकानदारों के पास रेंटेड दुकानें हैं, उन दुकानदारों के कर्मचारियों की तनख्वाह सरकार अपने कोष से दे। उन फर्मों का, उन दुकानदारों का ब्याज, चाहे वो सरकारी बैंक का हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से ले रखा हो, उनका ब्याज माफ हो। और उसके बाद पीपीई किट के नाम पर जो देश में खास तौर से एक बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है, किसी भी मान्यता प्राप्त लेबोरेटरी को कभी तो सरकार ये कह देती है ये लेबोरेटरी सही है, कभी तो DRDO को सही बताती है, कभी और किसी जो है लेबोरेटरी को जो कि दक्षिण में है उसको सही बता देती है। मतलब जो छोटा व्यापारी पीपीई किट का कार्य कर रहा है, उस छोटे व्यापारी को जो उसका माल तैयार उसने प्रोडक्शन जो है निकाली, उसको तो जो है रद्दी की टोकरी में डालने पर मजबूर कर दिया। और जो उन लोगों से अटैच्ड है, बीजेपी के बड़े बड़े कार्यकर्ता, बड़े बड़े नेताओं से जो अटैच्ड हैं, या बीजेपी के नेता जो इन फैक्ट्रियों को लगा रहे हैं, उन ही फैक्ट्रियों को मान्यता मिल रही है। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि ऐसी कोई भी पीपीई किट मेरे सामने ला करके दिखाए जिससे 100%, बिल्कुल 100% इस प्रकार का जो है कोई भी डॉक्टर फुल प्रूफ हो जाए कि किसी भी प्रकार से कोई भी कीटाणु उसके अंदर ना घुस सके, यानी कि एयर टाइट हो जाए। अगर 100% एयर टाइट कोई भी किट होगी तो डॉक्टर दम घुट करके ही मर जाएगा। तो पीपीई किट तो एक सामान्य किट होती है जिसके अंदर जो भी ये जो ज़्यादा मतलब मानक तैयार किए जाते हैं, ये सिर्फ अपने आदमियों को लाभ पहुंचाने के लिए किए जाते हैं। क्योंकि आम आदमी की फाइल एक मेज से दूसरी मेज, दूसरी से तीसरी मेज, पहली बात तो उनको प्रोसीजर से ही अवगत नहीं कराया जाता, और अगर अवगत भी करवा दिया जाए तो वो प्रोसेस उनकी तो पूरी नहीं होती। और जो सरकार के खास आदमी होते हैं या सरकार के जो नेता हैं, उनकी प्रोसेस पूरी हो जाती है। इस समय जो देश में वातावरण चल रहा है अमन जी, अरबों रुपए का घोटाला तो इस पीपीई किट में है। और मैं इस देश के पूरे जो विपक्षी दल हैं उन सब से ये आह्वान करना चाहता हूं कि खास तौर से इस पीपीई किट के घोटाले का तो पर्दाफाश होना ही चाहिए। और ये सुरक्षा मानक जो तरह तरह के जो निर्धारित किए जाते हैं, ये किस आधार पर समय समय पर बदली होते हैं, इसके ऊपर भी रोशनी डाली जानी चाहिए। तो मैं अन्य विपक्षी दलों से निवेदन करता हूं कि और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, कोरियर के भी मुद्दे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के भी मुद्दे हैं। जैसे टीसीआई जैसी बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियों को तो परमिट मिल गए, जो छोटे छोटे ट्रांसपोर्टर हैं वो घर बैठे हैं। इसी प्रकार से जो डीटीएच जो बड़े बड़े जो या ब्लू डार्ट कोरियर है, इसी प्रकार के जो बड़े कोरियर हैं उनको तो जो परमिट मिल गए, उनको तो परमिशन मिल गई, और जो छोटे कोरियर हैं उनको परमिशन नहीं मिली। बड़ा ट्रांसपोर्टर जिंदा है, बड़ा कोरियर वाला जिंदा है, बड़ा उद्योगपति जिंदा है,
जो राजनेताओं की फैक्ट्रियां चल रही हैं वो जिंदा है, और जो छोटा दुकानदार है वो साफ होता जा रहा है। तो अमन जी, मैं ये आह्वान देश की पॉलिटिकल पार्टियों के सामने रखने के लिए और आपके माध्यम से आम जनता के बीच रखने के लिए आपको बुलाया था। एक बात मैं और बता दूं, ये जो मास्क मुंह पर लगाने वाला है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप जो हो कि नहीं कपड़े को मुंह से ढक लीजिए, ये आपके लिए मास्क का काम करेगा। और दूसरी तरफ सरकार उन मास्कों का बढ़ावा दे रही है जिसकी कीमत निर्माण लागत 50 रुपये से ज़्यादा नहीं है और मार्केट में 200 से लेकर 1000 रुपये तक बिक रहा है, और सिर्फ उनको एक मान्यता दे करके, एक ISI का ठप्पा दे करके सरकार के राजनेता खुद अपनी फैक्ट्रियां लगा करके उनको चला रहे हैं, और फैक्ट्रियां लगा रहे हैं या फैक्ट्रियां वालों से हिस्सेदारी करके चला रहे हैं। और ये यूज एंड थ्रो मास्क अगर इस्तेमाल देश में नहीं किया गया, अगर ये 200-200, 1,000 के मास्क एक आदमी ने 2-2 महीने तक इस्तेमाल किए तो ये कोरोना महामारी से देश को निजात भी नहीं मिलेगी। मैं ये सरकार से कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, लोगों को मजबूर करे कि वो वही मास्क पहने जिस मास्क को आज लगाया और 4-5 घंटे के बाद वो उसको नष्ट कर सके, अफोर्डेबल हो, उसके बजट में जो हो रहने लायक हो। जो ये 200 से 1000 रुपये तक के मास्क हैं, ये किसी भी प्रकार से बजट को संतुलित नहीं करते, ये महामारी को बढ़ावा दे रहे हैं और देश में मुनाफाखोरों की जेबों को गर्म करने का कार्य कर रहे हैं। और कुछ संभ्रांत व्यक्ति, संपन्न व्यक्ति एक सोशल स्टेटस के नाम से उनको लगा लेता है और दूसरे लोग भी उनकी एक अनुसरण करते हुए उनके बराबर अपना स्टेटस दिखाने के लिए लगाते हैं। इन मास्कों के ऊपर प्रतिबंध होना चाहिए जो यूज एंड थ्रो में काम नहीं आते हो। जो देश के हालात हैं उन पर श्री विष्णु केडिया जी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, क्योंकि ये एक जागरूक इंसान हैं और देश की हर प्रकार की समस्या को अपनी समस्या मान करके उस समस्या का समाधान करने की कोशिश में लगे रहते हैं। मैं हमारे देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे आशा करता हूं कि वे इनके आह्वान को समझते हुए और ज़रूर अपनी जागरूकता का परिचय देंगी, और जो इन्होंने मुद्दे उठाए हैं उन पर भी हमारे देश की सरकार तुरंत प्रभाव से एक्शन लेगी। एक और शख्सियत के साथ मैं आपके सामने शीघ्र पेश होऊंगा। तब तक मुझे अमन कौशिक को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। जय हिंद।